तो स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दो विंडोज दिखाई दी होगी, एक में पार्ट 1 लिखा हुआ है और एक में पार्ट 2 लिखा हुआ है ना। अब ये दो विंडो क्यों है पहले वो बता देता हूँ आप लोगों को। भाई पार्ट 2 आज हम लोग को करना है, तो पार्ट 2 में आपके जितने भी प्रश्न उत्तर है वो रहेंगे, है ना। और पार्ट 1 की मैंने इसलिए ले रखी है कि भाई हमको वो उत्तर जो है गद्यांश में से ढूंढ ढूंढ के लिखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको गद्यांश को पढ़ के आंसर देने होते हैं, है ना। तो हमें उत्तर ढूंढना भी आना चाहिए। ओके, तो चलते हैं आगे, देखते हैं कैसे उत्तर ढूंढते हैं। ओके, देखो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने जो है दे रखा है, क्या लिखा हुआ है, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम एक पदेन उत्तरम लिखत। तो समझ गए होंगे कि भाई ये जो नीचे प्रश्न दिए हुए हैं अधोलिखिता नाम मतलब क्या, नीचे लिखे हुए, है ना। प्रश्न नाम यानी कि प्रश्नों के एक पदेन उत्तरम, उत्तरम लिखत मतलब हो गया वन वर्ड में एक शब्द में उत्तर लिखना है। ठीक है, तो पहले हम लोग उत्तर ढूंढ ढूंढ के लिखेंगे गद्यांश में से, उसके बाद में आप लोगों को इसके जो उत्तर है वो भी शो कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग वहां से भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें लिखने का अभ्यास करना चाहिए। ओके, जैसे सारे प्रश्नों के उत्तर है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हम लोग पहले उत्तर प्रश्न को समझ के उत्तर ढूंढते हैं गद्यांश में से, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस एग्जाम के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। तो अब पहला प्रश्न क्या है, मित्राणि ग्रीष्म अवकाशे कुत्र गच्छन्ति। क्या मतलब हो गया कि मित्र जो है ग्रीष्म अवकाश में कहाँ जाते हैं, है ना। कुत्र मतलब कहाँ हो गया, ठीक। तो यहाँ देखो कुत्र आया हुआ, कुत्र का मतलब होता है कहाँ, तो इसका उत्तर कोई ना कोई स्थान होगा। अब हम लोगों को वन वर्ड में उत्तर देना है ना, इसलिए हम लोग डायरेक्ट पॉइंट कर रहे हैं जो हमारा उत्तर रहेगा, ठीक। तो स्थान रहेगा, और स्थान के बारे में और बता देता हूँ, पुत्र का जो भी उत्तर रहेगा वो उस स्थान रहेगा, और स्थान सूचक शब्द में या तो सप्तमी विभक्ति रहेगी या फिर जो है द्वितीय विभक्ति रहेगी। कौन सी रहेगी, या तो सप्तमी विभक्ति या फिर द्वितीय विभक्ति रहेगी। तो हमको दो चीज क्लियर हो गई, पहली चीज तो ये हो गई स्थान का नाम हमारा उत्तर होगा, और दूसरा द्वितीय विभक्ति या सप्तमी विभक्ति दोनों में से एक विभक्ति उस शब्द में होगी। अब देखते हैं अपना जो है गद्यांश में उत्तर कहाँ आया हुआ, ठीक। ये गद्यांश है, चलते हैं आगे। देखो ये आ गया आपका गद्यांश जिसमें हमको उत्तर मिलना है। प्रश्न था कि गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ गए, तो वो लाइन पढ़ते हैं, है ना। अब दो तरीके हैं उत्तर ढूंढने के, जिसको पढ़ना आता है वो लाइन पढ़ेगा, गद्यांश को पढ़ेगा तो आपको उत्तर समझ में आ जाएगा, और जिसको नहीं आता है पढ़ना वो लाइन ढूंढ लेगा, और उस लाइन में जो छोटा हुआ शब्द है वो तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। ओके, कोशिश करो कि पढ़ के ही करो, शब्दों को पढ़ो आराम से, है ना। क्या लिखा हुआ है, कानिचन मित्राणि विद्यालय से ग्रीष्म अवकाशे पुण्य क्षेत्र दर्शनाय देव भूमि उत्तराखंडम आगच्छन्। ठीक, ये देखो यानी कि वो लोग जो है देव भूमि उत्तराखंड गए थे, ठीक है। तो कहाँ गए थे भाई, उत्तराखंड गए थे, तो आपका उत्तर हो गया उत्तराखंडम, ये वाला जो लिखा हुआ है उसको। कुछ लोग देवभूमि उत्तराखंडम लिखेंगे तब भी राइट है, खाली उत्तराखंडम लिखेंगे तब भी राइट है। ओके, चलते हैं आगे, ये एक प्रश्न हो गया आप लोगों का। ओके, दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है सर्वत्र कह प्रसरतः। सर्वत्र कह प्रसरत का मतलब क्या हो गया, सर्वत्र यानी सभी जगह, सर्वत्र का मतलब क्या हो गया सभी जगह, और कहा का मतलब वही कौन या क्या, प्रसरत यानी कि फैल गया, है ना। सभी जगह क्या फैल गया, कौन फैल गया, ठीक। तो आप लोगों को पता है ना, वो लोग गए थे तब बारिश का मौसम था, है ना। तो अचानक से वहां पे जो है ना बारिश शुरू हो गई थी, और सब जगह जो है अंधकार फैल गया था। लाइन ढूंढते हैं फिर से। ओके, इसी गद्यांश से मिल जाएगा ये भी। देखो क्या लिखा हुआ, यहाँ देखो कि भाई वो जो सर्वे अपनी गौरी कुंड नामक स्थानम प्राप्तवंत, वो गौरी कुंड गए। यदा ते केदार क्षेत्रम आरोहंत, जब वो केदार क्षेत्र चढ़ रहे थे। आप देखो यहाँ पे बारिश शुरू होने वाला आ गया। देखो मैं फटाफट क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हमको अपने मूल उत्तर पे पहुंचना है, ठीक। अब देखो यहाँ आया हुआ है सहसा सर्वत्र अंधकार प्रसरतः, ठीक है, यानी कि अचानक ही सब जगह अंधकार फैल गया था। आपका उत्तर क्या हो गया, अंधकार। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर भी मिल गया आप लोगों को, ठीक है। वन वर्ड में लिखना है, तो हमारा उत्तर क्या हो गया, अंधकार। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। देखो आगे क्या प्रश्न है, कह सर्वान प्रेरयन अवदत। कौन सबको प्रेरित करता हुआ बोला, है ना। कौन बोला था भाई, उनका जो नायक है,
तो एक तो नायक हो सकता है ना, और नायक का नाम क्या था, सुधीर। तो उनका जो नायक सुधीर था वो बोला था। तो आप लोग सुधीर वर्ड प्रिपेयर करना, कौन बोला था, सुधीर बोला था, है ना, जो कि उनका नायक था। फिर से गद्यांश में देखते हैं, यहाँ देखो, ये जब सब रोने लग जाते हैं, अक्रंदन, है ना, ईश्वर से प्रार्थना करने लग जाते हैं, रक्ष अस्मान रक्ष कहने का मतलब। तो यहाँ पे देखो, सर्वेषाम अधैर्यम दृष्ट्वा नायकः सुधीरः सर्वान सांत्वनयन प्रेरयन च अवदत्, यानी कि उनका नायक बोला था, कौन था, सुधीर था। तो आप कुछ लोग खाली नायक लिखेंगे, उनका नायक बोला था, तब भी राइट है। कुछ लोग सुधीर बोलेंगे, तब भी राइट है। और कुछ लोग नायक सुधीर लिखेंगे, तब भी राइट है। आप प्रेफर करना सुधीर लिखो, ठीक है। किसने बोला था, सुधीर ने बोला था। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न देखो, कह हितोपदेशस्य कथाम श्रावयति। कह मतलब हो गया कौन, कौन हितोपदेश की कहानी सुनाता है। तो फिर से वही, वो जो उनको मोटिवेट करता है, तो मोटिवेट करने के लिए स्टोरी सुनाने लग जाता है। तो उनका नायक जो था सुधीर। तो अब कुछ लोग नायक है सुधीर लिखेंगे, कुछ लोग खाली नायक लिखेंगे, कुछ लोग सुधीर लिखेंगे। तो आप प्रिफर करोगे भाई सुधीर लिखो, अगर नहीं तो फिर नायक सुधीर पूरा लिख लो। ओके, अब ये वाला भी आगे आया हुआ था। चलते हैं गद्यांश में आगे। ये तो इसका हिंदी था और देखते हैं थोड़ा कि भाई वो हितोपदेश की कहानी की बात कर रहा है, तो हमको वहां तक पहुंचना है, ठीक है। ये देखो, इसमें स्पष्ट हो गया कि कौन जो है कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा था। तो देखो फिर से, नायक वाला था ना, तो ये नायक बोला, मतलब ये सुधीर बोल रहा है, ठीक है। ये खुद क्या कह रहा है, नूनम संभवती मित्र। जब ये लोग कहते हैं ना कि भाई हम लोग ऐसी स्थिति से बाहर कैसे निकल सकते हैं, तो वो कहता है कि इस प्रसंग में मैं एक हितोपदेशस्य कथा एकाम कथाम श्रावयामि, यानी कि मैं हितोपदेश की एक कहानी सुनाता हूँ। तो ये बोल कौन रहा है, नायक बोल रहा है, जिसका नाम क्या था, अभी दो प्रश्नों में यही तो किया था अपने, आगे पहले प्रश्न हमने यही तो किया था, सुधीर नाम था। तो इसका उत्तर भी क्या हो गया तुम्हारा, नायक सुधीर। अब चाहो तो नायक लिख लो, चाहो तो सुधीर लिख लो, चाहो तो नायक सुधीर लिखो, आप प्रेफर रखना उसका नाम लिखने की। ओके, आगे देखो क्या कह रहा है, कपोत राजस्य नाम किम। कपोत राज मतलब कबूतरों का राजा, है ना। कपूत राजस्य नाम किम मतलब क्या हो गया, कबूतरों के राजा का नाम क्या था, है ना। तो भाई जहां कबूतरों की स्टोरी शुरू हो रही है वहां इसका उत्तर मिलेगा। तो चलते हैं फिर से आगे कहानी में, ठीक है। देखते हैं कबूतरों के राजा वाली बात कहाँ आ रखी है। ओके, यहां देखो, ये देखो, ये कह रहा है, देखो यहाँ दोनों, देखो कपोतराज अपने आप पता चल जाएगा। यहाँ कपोतराज आया हुआ है और देखो क्या लिखा हुआ, चित्रग्रीव नाम कपोतराज। अब समझ में आया, हमको क्या चाहिए था, उसका नाम। तो कपोतराज यानी कबूतरों के राजा का नाम क्या था, चित्रग्रीव, है ना, चित्रग्रीव। तो कबूतरों के राजा का नाम क्या हो गया, चित्रग्रीव। ओके, अगला प्रश्न देखो, व्याधः कान विकीर्य जालम प्रसारितवान। व्याध का मतलब शिकारी, है ना। शिकारी कान यानी कि किसको बिखेर कर, विकीर्य यानी बिखेर कर, जालम प्रसारितवान जाल फैलाया। क्या बिखेरा था भाई, चावल के कण बिखेरे थे, है ना। तो देखो यहाँ इसी में आया हुआ कि भाई, यहाँ देखो इसके ऊपर, हाँ, कि भाई अतः कदाचित तत्र कश्चित व्याधः तंडुल कणान विकीर्य जालम विस्तीर्य च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थित। तो देखो यहाँ आ गया ना, तंडुल कणान यानी कि क्या बिखेरा, यही पूछा था, तो चावलों के दाने बिखेरे थे, तंडुल कणान। ओके, आगे देखो क्या कह रहा है, विपत्ति काले विस्मय कस्य लक्षणम, है ना, कि विपत्ति के समय जो है अधीर हो जाना, ये किसका लक्षण है, विस्मित हो जाना किसका लक्षण है। ठीक, तो ये भी कबूतरों वाली कहानी में ही था। चलते हैं आगे, ठीक, जैसे कबूतर बोल रहा है ना कि भाई ये जो है
हर जगह जो है बूढ़ों की जो है सलाह नहीं लेनी चाहिए, वरना खाने में प्रवृत्ति भी नहीं होगी। ठीक है, तो जब ये सब लोग जो है जाल में फंस जाते हैं, सब कबूतर उसको तिरस्कार करते हैं, सभी दूसरे कबूतर जो होते हैं जिसकी वजह से वो नीचे उतरे थे, तब जो है यहाँ पे चित्रग्रीव उनको कहता है कि विपत्ति के समय जो विस्मित होना जो है कापुरुषों का लक्षण है। देखो यहाँ आया हुआ ये, ठीक है, यतो ही विपत्ति काले विस्मय का पुरुष लक्षण, है ना, लाइन मिल गई। और तो हमको तो वन वर्ड में चाहिए, तो हमारा उत्तर क्या हो गया, का पुरुष, है ना। लक्षणम तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, प्रश्न में देखो ये ऑलरेडी लक्षणम तो लिखा हुआ है, तो का पुरुष लिख लेना, ठीक है। ओके, चित्रग्रीवस्य मित्रम हिरण्यकः कुत्र निवसति। अब चित्रग्रीव का मित्र जो था वो हिरण्यक कहाँ रहता था। अब ध्यान तो वही बात है जो हमारे पहले सवाल में पुत्र आया, तो पुत्र का उत्तर क्या होगा, कोई ना कोई स्थान होगा, है ना, तो वो स्थान का नाम होगा। तो हमको वो स्थान का नाम देखना है, और उसमें विभक्ति कौन सी रहेगी, या तो सप्तमी रहेगी या फिर द्वितीय रहेगी। चलते हैं आगे। अब ये जहाँ चूहे की एंट्री होगी वहां मिलेगा, है ना, चूहे की एंट्री से पहले मिलेगा जब ये जाल को लेके उड़ जाते हैं और रास्ते में डिस्कस करते हैं कि भाई हमें आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हमको उसमें मिलेगी। तो देखते हैं आगे। ओके, देखो यहाँ वो लाइन आई हुई है कि भाई वो पूछते ना कहाँ जाने, तो फिर वो बोलते मेरे मित्र हिरण्यक के पास जाते, तो वहां उसका एड्रेस बोलता है वो। ठीक, देखो इस लाइन में मिल जाएगा। चित्रग्रीव उवाच प्रिय कपोताः अस्माकं मित्रं हिरण्यको नाम मूषकराज गंडकी तीरे चित्रवने निवसति। ठीक, तो भाई उसका मित्र जो था गंडकी नदी के किनारे चित्रवन में रहता था। ठीक है, तो वन वर्ड में लिखना है तो गंडकी तीरे, ठीक है। तो अब कुछ लोग चित्रवन में लिख सकते हैं कि भाई चित्रवन में रहता था, लेकिन ये चित्रवन जो है, वन तो बहुत सारा लंबा चौड़ा फैला हुआ है ना, तो जंगल में भी कहाँ रहता था, चित्रवन में भी कहाँ रहता था, गंडकी तीरे। तो वन वर्ड में गंडकी तीरे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो उत्तर क्या हो गया, गंडकी तीरे। चले आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक, आगे देखो, चित्रग्रीव हिरण्यकम कथम संबोधयति, कि चित्रग्रीव जो था यानी कि जो कबूतरों का राजा, वो हिरण्य को कैसे संबोधित करता है, क्या बुलाता है कह के। आप देखो यहाँ ध्यान दो, इसी में आएगा। जब वो लोग पहुंच जाते हैं ना, तो ये हिरण्यक बाहर नहीं आता, तो चित्रग्रीव जो है उसको बुलाता है। क्या बुलाता है, चित्रग्रीव उवाच, यानी कि चित्रग्रीव बोला, क्या बोलता है, सखे हिरण्यकः। तो क्या कह के बुला रहा है, मित्र हिरण्यक, है ना, कि भाई क्या हमसे बात नहीं करोगे, लेकिन क्या कह के बुलाया उसको, सखे हिरण्यक, है ना। तो वन वर्ड में क्या हो गया, सखे हिरण्यक। ओके, लास्ट प्रश्न देख लेते, फिर आपको सारे उत्तर मैं शो कर देता हूं, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लेके लिख सकते हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ, पूर्व केसाम पाषाण छिन्नतु इति चित्रग्रीवः वदति। पहले किसके बंधन काटने के लिए बोलता है, जब चित्रग्रीव जो है उसका मित्र जो हिरण्यक है चित्रग्रीव के बंधन काटने के लिए आता है ना, तो सबसे पहले वो खुद के बंधन काटने के लिए नहीं कहता है, वो किसके बंधन काटने के लिए कहता है, आगे वाले पैराग्राफ में मिलेगा, ठीक है। देखो ये इस पैराग्राफ में मिलेगा कि भाई देखो यहाँ था ना, वो जो है चित्रग्रीवस्य बंधनम छेतुम सत्वरम उपसर्पति। उपसर्पति का मतलब उसके पास जाता है, चित्रग्रीव के बंधन काटने के लिए जाता है ना उसके पास, तब चित्रग्रीव बोलता है, चित्रग्रीव औरत क्या बोलता है कि मित्र माम एवं, ऐसा मत करो, पूर्वम मद आश्रिता नाम एतेषां पाषाण छिन्नतु, पहले मेरे ऊपर आश्रित, है ना, मद आश्रिता नाम लिखा हुआ ना, तो पहले मेरे ऊपर आश्रित इनके पास काटो। तो आपका उत्तर हो गया मद आश्रिता नाम। उत्तर क्या हो गया, मद आश्रिता नाम। तो वन वर्ड में लिखना है तो हमको वन वर्ड पे ही रहना है। ओके, तो ये जो थे इन 10 प्रश्नों के उत्तर डिस्कस थे। अब आपको उत्तर दिखा देता हूँ सारे के सारे वन वर्ड में कैसे है, पहले इंक क्लियर कर लेते एक बार। ओके, ये है आप लोगों के उत्तर, है ना, सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। चले आगे। अब देखो सेम टाइप के प्रश्न है, आप पूरी लाइन में उत्तर लिखना। तो उत्तर आप लोगों को ढूंढने का तरीका आ ही गया, ठीक।
अब पहला प्रश्न क्या है, यदा केदार क्षेत्रम आरोहंत आसन किम अभवत, जब केदार क्षेत्र चढ़ रहे थे तब क्या हुआ। फिर से उत्तर डिस्कस कर लेते फटाफट फटाफट, और फिर जो है आप लोगों को उत्तर दिखा दिए जाएंगे। ठीक है, क्या हुआ था, तो बारिश शुरू हो गई थी, वो लाइन मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है, तो लाइन ढूंढते हैं। तो देखो इस पैराग्राफ में आप लोगों को आंसर मिलेगा। ठीक है, कि भाई जब वो केदार क्षेत्र में चढ़ाई कर रहे थे तब क्या हुआ। तो देखो यदा ते केदार क्षेत्रम आरोहन्तः आसन तदा लक्ष्य प्राप्ते पूर्वम वेगेन वृष्टि आरब्धा, ये यहाँ तक पूरा उत्तर है ये। ठीक है, हमको पूर्ण वाक्य में लिखना है, पूरी लाइन में लिखना है, तो उत्तर आप अच्छे से पढ़ के पूरी लाइन को लिखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे, जो नेक्स्ट प्रश्न है इसका पूर्ण वाक्य उत्तर वाला, उसको भी देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, सर्वे उच्च स्वरेण किम प्रार्थयन्त, सब जो है ऊंचे स्वर में क्या प्रार्थना कर रहे थे, वो भी आप लोगों को इसी गद्यांश में मिलेगा। ठीक है, ये देखो नीचे आया हुआ है कि सर्वे अपि उच्च स्वरेण अक्रंदन ईश्वरम प्रार्थयन्त च, हे भगवान रक्ष अस्मान रक्ष इति, यहाँ तक मिल गया। ये दूसरे का उत्तर है। वैसे मैं अभी यहाँ निशान लगा रहा हूँ, आप लोगों को केवल उत्तर ढूंढने की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ बस मैं। ठीक है, उत्तर लास्ट में मैं आपको शो कर दूंगा, वहां से आप लोग आराम से लिख सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में उत्तर ढूंढने की आदत डालनी है। तो घर पे करो तो भी कोशिश करो कि आंसर खुद ढूंढे, पढ़ के सेंटेंस पढ़ो, प्रश्न पढ़ो, है ना। चले आगे। हाँ, तीसरा प्रश्न देखो, असंभवम कार्यम कथम कर्तुम शक्यते इति नायकः उक्तवान, कि भाई असंभव कार्य को भी कैसे कर सकते हैं, ऐसा नायक ने बताया था। तो कैसे कर सकते हैं, क्या बताया था नायक ने, वो लाइन ढूंढनी है कि भाई ये कार्य लगभग असंभव था ना, इसको कैसे किया जा सकता था, वो बात बताई देना। तो वो बात हम लोगों को लिखनी है कि कैसे कर सकते हैं असंभव कार्य को। तो यहाँ देखो ये नायक वाले में ही मिलना है ना, तो यहाँ नायक वाले में लिखा हुआ है, पढ़ते हैं नायक वाला सेंटेंस। ठीक, ये देखो क्या बोलता है कि प्रिय मित्राणि वयम आत्मविश्वास बलेन एदम अपि असंभवम अपि कार्यम संभूय अवश्यम साधितुम शक्नुमः, मतलब जो है आत्मविश्वास के बल से हम ये जो कार्य है आराम से कर सकते हैं, कहने का मतलब। तो मिल गया कथम, मतलब आप चाहो तो प्रश्न में से भी लिख सकते हो, चाहो तो यहाँ से भी लिख सकते हो। प्रश्न में से कैसे करेंगे वो देख लो। प्रश्न क्या करोगे, ये जो कथम है वहां पे आत्मविश्वास बलेन लिखना, जो सब मैंने बोला किया ना यहाँ पे आत्मविश्वास बलेन, ये वाला ये लिख लोगे। बाकी सारा प्रश्न एज इट इज लिखोगे कि भाई असंभवम कार्य आत्मविश्वास बलेन कर्तुम शक्यते इति नायक उक्तवान। क्लियर। और क्योंकि ये प्रश्न था तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा था, जब उत्तर लिखोगे तो हटा दोगे। ओके, आगे देखो फोर्थ प्रश्न क्या कह रहा है, निर्जने वने टंडुलकणान् दृष्ट्वा चित्रग्रीव किम निरूपयति। अब चित्रग्रीव क्या बताता है उनको, जब निर्जन वन में चावलों के कर्ण होते हैं तो, है ना, बाकी तो लालची कबूतर हो जाते हैं ना, खाने की इच्छा जाता है, लेकिन चित्रग्रीव क्या बोलता है वो चीज इसमें लिखनी है। तो यहाँ मिलेगा इसका उत्तर, है ना। क्या कहता है चित्रग्रीव वो देख लेते हैं। ये देखो चित्रग्रीव कहता है ना, टंडुल कर्ण लुब्धान कपूतान अवदत, यानी कि चावलों के कर्णों के लिए जो लालची हो गए थे कबूतर, उनको बताता है। क्या बोलता है कि कुतो अत्र निर्जन वने टंडुल कणानाम संभवम तद निरूपयताम, इसकी जांच करो, कश्चित व्याधो अत्र भवेत, है ना, वो वाली बात है। तो बताता है ना ये सब चीज। तो ये वाला हो गया आपका। चलते हैं आगे। किम नीति वचनम प्रसिद्धम, क्या नीति वचन प्रसिद्ध है, ये भी इसी में मिलेगा आगे, देखते हैं। देखो इसका उत्तर आपको यहाँ मिलेगा, है ना। वो कहता ना कि भाई हम लोगों को धैर्य रखना है और इसका उपाय सोचना है ना। तो कबूतर कहता ना चित्रग्रीव के, प्रिय मित्राणि लघु नाम अपि वस्तु नाम संहति कार्य साधिका भवति इति नीति वचनम लोक प्रसिद्धम, यहाँ तक, है ना, ये यहाँ से यहाँ तक क्लियर होगी बात कि भाई छोटा छोटा जो जीवों का समूह है, तो छोटी छोटी वस्तुओं का समूह जो है वो भी कार्य में सफलता दिला सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओके, क्या कह रहा है प्रश्न देखो नेक्स्ट वाला, कि व्याधात रक्षाम प्राप्तुम चित्रग्रीवः कम आदेशम दत्तवान, यानी कि
उस शिकारी से रक्षा के लिए जो चित्रग्रीव था वो किसको आदेश देता है ना। अब भाई वो कहता ना कि भाई ये जो है जाल को लेके उड़ना है, तो ये आदेश किसको दे रहा है, तो ऑब्वियसली चीज है कबूतरों को दे रहा है, तो कपोतान हो जाएगा। अब यहाँ कम लिखा हुआ है, कम मतलब एक वचन है लेकिन अपने कबूतर बहुत सारे हैं, तो कपोतान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ उत्तर भी देख लेते हैं। ये देखो है ना, ये देखो क्या कह रहा है, अतः अस्माभि सर्वै एक चित्ती भूय जलम आदाय उदयताम एवं विचार्य सर्वे पक्षिणः जालम उत्पतिता। तो किसको आदेश दिया भाई, कबूतरों को दिया ना, कपोतान हो गया। ठीक है, तो आप वन वर्ड में सॉरी ये कपोतान लिख के पूरी लाइन लिख सकते हैं प्रश्न में से। ठीक है, ये कम की जगह कपोतान लिख के आप पूरी लाइन लिख सकते हैं। ओके, तो एक उत्तर इसका ये भी हो सकता है कि व्यादात रक्षाम प्राप्तुम, व्यादों से यानी कि शिकारी से रक्षा प्राप्त करने के लिए चित्रग्रीव कम आदेशम दत्तवान। देखो कम एक वचन है, एक तो हम कह रहे थे भाई कपूतान आदेश आदेशम दत्तवान, यानी कि कबूतरों को आदेश दिया था कि वहां से उड़ चलो, मिल गए। एक और होता है कि भाई हिरण्यक को बोलता है ना, हिरण्यक कौन है, जो चूहा है, तो हिरण्यकम इसका ज्यादा बढ़िया उत्तर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कम एक वचन है तो आपका उत्तर भी एक वचन में आएगा। जैसे हम लोगों ने इसमें किया था ना, जो कान जो है मतलब कान वर्ड आया था तो हमने दंडुल गणान किया था। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा हिरण्यकम, वो हिरण्य को आदेश देता है रक्षा के लिए, तो कह रहा है कि भाई तुम जो है हमारे पास को वन जाल को काटो। ओके, आगे देखो क्या लिखा है, हिरण्यक किमर्थम तुष्णिम स्थित। हिरण्यक किमर्थम का मतलब होता है क्यों या किस लिए, किस लिए जो है चुपचाप रहता है। जब बहुत सारे कबूतर आते हैं ना तो वो कबूतरों के भय से ही चुप होता है वो। ठीक, तो उत्तर ढूंढते हैं उसका, जब बहुत सारे कबूतर आते हैं तब क्या होता है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में इसका उत्तर मिलेगा। देखो क्या कह रहा है, हिरण्यकः कपूता नाम औपात भयात चकित तुष्णिम स्थित। समझ गए, ये वाला उत्तर है आप लोगों का। तो लाइन ढूंढोगे मिलेगा, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है, हम लोग डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, ओके, थोड़ा आगे चलते हो। पुलकित हिरण्यक चित्रग्रीवम कथम प्रशंसति। जो प्रसन्न हो जाता है हिरण्यक, वो जो है चित्रग्रीव की कैसे प्रशंसा करता है, देखते हैं। अब वो प्रशंसा क्यों करते हैं समझ गए ना आप लोग। जब वो उसके पास काटने वाला होता है, यानी कि उसके बंधनों को काटने वाला होता है, तो सबसे पहले वो क्या कहता है कि तुम मेरे मत काटो, मेरे जो आश्रित है ये जो कबूतर है इनके पास काटो, है ना। पास मतलब जंग वो जाल काटो कहने का मतलब। ठीक, तो यहाँ पे फिर वो खुश हो जाता ना कि भाई एतद आकर्ण्य हिरण्यक प्रहस्त मनसा पुलकित सन्ना अब्रवीत। वो खुश होके बोलता है साधु मित्र साधु। ठीक है, अनेन आश्रित वात्सल्येन त्वं त्रैलोक्यस्य अपि स्वामित्व प्राप्तुम योग्यो असि। कि तुम इस कारण से अपनी जो दया भाव है, अपने आश्रितों के प्रति प्रेम भाव जो है, उस कारण से तुम तीनों लोगों के स्वामी बनने के योग्य हो। समझ गए, इस तरीके से वो उसकी प्रशंसा करता है। चले आगे। ओके, आगे देखो क्या लिखा, कपूता कथम आत्मरक्षणम कृतवन्। कबूतरों ने कैसे आत्मरक्षा की। ठीक, देखते हैं इसको भी। ओके, देखते हैं कबूतरों ने कैसे आत्मरक्षा की। ठीक है, कि भाई छोटे छोटे जीव थे ना, अब प्रेरणा देने के लिए स्टोरी सुनाई तो किस प्रकार से की है, वो नायक जो है उनका वो भी तो बताएगा। ठीक, तो इस गद्यांश में हमको उत्तर मिल जाएगा इसका। यहाँ देखो कि भाई कथा समाज जो है सुनाने के बाद जो नायक जो है सबको संबोधित कर रहा है, क्या कह रहा है, आपदग्रस्ता यानी कि विपत्ति में पड़े हुए कपोता कबूतर बुद्धि बलेन संगठन सामर्थ्येन च आत्म संरक्षणम कृतवन्तः। यानी कि बुद्धि बल से और संगठन से जो है उन्होंने उस संकट से अपनी रक्षा की कहने का मतलब। तो कथम की जगह बुद्धि बलेन और ये जो संगठन सामर्थ्येन च लिख लेंगे उत्तर के लिए, है ना। प्रश्न में आ जाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि उत्तर में क्या करना है। ये जो कथम है ना, इस कथम की जगह पर हम लोगों को एक मिनट को इंक ले लेते हैं। हाँ,
कथम की जगह पे यहाँ पे बुद्धि बलेन और संगठन सामर्थ्यं च लिखना है। ओके, नायकस्य प्रेरक वचने सर्वे अपि किम अकुर्वन्। आप देखो वही वही मिलेगा, नायक के प्रेरक वचन सुन के सबने क्या किया, ये देखो, नायकस्य प्रेरक वचने उत्साहिता सर्वे अपि भयं शोकं संदेहं च विहाय सेतु निर्माण कार्य संलग्ना जाता। बात समझ में आ गई कि भाई जब नायक ने उनको मोटिवेट किया तो फिर ये फिर से लग गए थे सेतु निर्माण कार्य में, और इस बार इन लोगों ने सेतु निर्माण कार्य किया था। ओके, तो ये इसके उत्तर थे, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहे हैं सारे उत्तर। ओके, चले आगे, अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ से तुम्हारे ग्रामर के प्रश्न शुरू हो रहे हैं, है ना, जिसके लिए हमको ये 2 स्लाइडों की जरूरत नहीं है, हम केवल एक स्लाइड को थोड़ा फुल स्क्रीन पे ले लेते हैं, तो 1 मिनट, है ना। ओके, सिंगल स्क्रीन हो गई फिर से। अब हम इसकी बात करते हैं, ये सारे ग्रामर के प्रश्न जो है उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो पहले प्रश्न क्या पूछ रहा है वो समझते हैं, फिर अच्छे से इनको करते हैं। देखो यहाँ देखो क्या कह रहा है, अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा ल्यप प्रत्यांतेषु परिवर्तयत। ये जो नीचे सेंटेंस लेके हुए हैं उसका जो है उन सेंटेंसों को पढ़ना है और ल्यप प्रत्यय लगाकर परिवर्तन करना है, ठीक है। अब आप लोगों को कत्वा और लेप प्रत्यय दोनों बता चुका हूं मैं पहले भी, आज फिर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। कत्वा प्लस लेप, ये दोनों प्रत्ययों का प्रयोग कर या करके अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है? कर या करके अर्थ में होता है। कत्वा में त्वा शेष रहता है और लेप में य शेष रहता है, लेकिन ध्यान रखना जहां पे भी लेप प्रत्यय होगा तो आगे कोई ना कोई उपसर्ग जरूर लगेगा, ठीक है। ओके, अब क्योंकि हमें सेंटेंस बदलना है तो पहले सेंटेंस बदलने के लिए करना क्या वो समझो। यहाँ पे देखो प्रत्येक प्रश्न के अंदर 2-2 सेंटेंस दिए हुए हैं, ठीक। तो हमको करना क्या, पहले सेंटेंस समझते हैं फिर बताता हूँ करना क्या आप लोगों को। लिखा हुआ है छात्र कक्षाम प्रविशति, छात्र कक्षा में प्रवेश करता है। संस्कृतम पठति, और संस्कृत पढ़ता है, ठीक। तो अब हम लोगों को क्या करना है, एक ही सेंटेंस बनाना है, ठीक है, जिसमें लेप प्रत्यय का प्रयोग भी हुआ। अब बात यह आती है कि भाई लेप प्रत्यय लगाएंगे कहाँ। आप क्या करेंगे, जो पहले वाला सेंटेंस है उसके अंत में जो वर्ब है उसमें लेप प्रत्यय लगाएंगे, और दूसरा वाला सेंटेंस है उसको छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो आपके दोनों सेंटेंस जुड़ के एक सेंटेंस बन जाएगा। देखो एक एग्जाम्पल बताता हूँ पहले मैं, यहाँ लिखा हुआ प्रविशति, है ना। अगर मैं कहूँ कि भाई ये जो प्रविशति लिखा है, पहले इसमें क्या क्या है वो जान लेते हैं। तो देखो इसमें प्र उपसर्ग है ना, प्लस प्र उपसर्ग है, प्लस धातु कौन सी है, तो वेश धातु है, ठीक। हमको 2 ही चीजें चाहिए, है ना। और ती क्यों आया था, पट्टी पटत पटन ती, लट लकार था इसलिए, है ना। तो अब हम लोगों को लकार में परिवर्तन तो करना नहीं है, हमको लेप प्रत्यय का प्रयोग करना है। तो इसमें से प्रत्यय और उपसर्ग, प्रत्यय और वर्ब निकाल ली, और कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे, लेप प्रत्यय जोड़ेंगे। जब धातु में लेप प्रत्यय जुड़ता है तो पीछे क्या शेष रहता है, यह शेष रहता है ना। तो देखो ये प्र तो रहेगा ही, है ना, प्र उपसर्ग था, प्लस विष धातु है, स आधा है ना, और लेप जोड़ते हैं तब पीछे क्या रहता है, यह रहता है। अब इसको जोड़ो, क्या बन गया, प्रविश्य। अब यहाँ देखो, अब ये यहाँ पे प्रविश्यति काट लेता हूं मैं, और इसकी जगह हमारा लेप प्रत्यय जोड़ने के बाद शब्द क्या बना, प्रविश्य। अब इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ते हैं। सेंटेंस क्या बना, छात्र कक्षाम प्रविश्य संस्कृतम पठति, मतलब छात्र कक्षा में प्रवेश करके, प्रविश्य में कर या करके अर्थ में होता है ना लेप प्रत्यय, तो छात्र कक्षा में प्रवेश करके संस्कृत पढ़ता है। क्लियर हो गई बात मेरी। तो आपको क्या करना है, पहले वाला जो सेंटेंस है उसके अंत में जो क्रिया है उसमें से आपको उपसर्ग निकालना है और धातु निकालनी है। उपसर्ग और धातु क्यों निकालनी है, क्यों, क्योंकि जहां पे भी लेप प्रत्यय जुड़ेगा उस धातु के साथ में उपसर्ग का होना जरूरी है। तो आप देखो यहाँ पे जितनी भी क्रियाएं दे रखी है पहले सेंटेंस के अंत में, सब में जो है आपका उपसर्ग आया हुआ है कि नहीं, सब लोग देख रहे हैं ना। तो आपको यही करना है, पहले वाले जो क्रिया है उसमें से उपसर्ग और वर्ब निकालनी है और पीछे लेप प्रत्यय जोड़ना है। तो बहुत आसान है,
अगर प्रैक्टिकली देखूं मैं तो है बहुत इजी, कुछ नहीं करना है, पीछे यह ऐड करना है कि नहीं। जो धातु का दूसरा वर्ण है वो आधा रहेगा। आप देखो इसमें क्या देखो प्र था ही, ये देखो प्र है, विष धातु में स आधा हो जाएगा क्योंकि धातु का दूसरा वर्ण आधा होता है। ठीक, ये तो ती आएगा, लट लकार प्रयोग किया था इसलिए सा पूरा था, तो वी और स आधा आधा लिख ही लिया अपने। पीछे लेप प्रत्यय जोड़ने के लिए हमको केवल यह ऐड करना है, इतना सा चेंज करना है। ठीक, आप एक सेंटेंस और देखते हैं, इंक क्लियर कर लेता हूं मैं, समझ में आ गया होगा। आप दूसरे सेंटेंस को भी देखते हैं, लास्ट में आपको उत्तर बता दूंगा मैं। ओके, एक बार इंक साफ कर लेते हैं। यहां देखो, तो ये तो हो गया। अब देखो आगच्छति लिखा है, अब इसको पकड़ो फिर से, बताओ इसमें उपसर्ग कौन सा है? आ उपसर्ग है। ओके, धातु कौन सी है? देखो मैं लिख लेता हूँ, आ उपसर्ग है, उपसर्ग आगे जुड़ता है ना। ओके, धातु कौन सी है? गम धातु है। ओके, कौन सा प्रत्यय ऐड करना है? तो प्रश्न हमको ऑलरेडी बोल रखा है कि भाई हमको लेप प्रत्यय ऐड करना है। अब इस ये प्रश्न है तो बहुत इजी उन बच्चों के लिए जिनको एटलीस्ट इतनी समझ है कि भाई उपसर्ग कौन सा है और धातु कौन सी है, मूल धातु है ना। कई बार बताया ना, जो शब्द दिया हो उसका जो है पद परिचय आना चाहिए। जैसे अगर मान लो पटती है तो पट्टी का पद परिचय पता होना चाहिए, धातु कौन सी है, पुरुष कौन सा है, वचन कौन सा है। ठीक, तो मूल धातु निकालनी है हमको, तो आ उपसर्ग है, गम धातु और हमको लेप प्रत्यय जोड़ना है। जोड़ दो, आ का आ हो गया, गम का म आधा है, आधा रखो, लेप में पीछे क्या जुड़ेगा? मैं अलग अलग लिख लेता हूँ, मान लो किसी को समझ में मैं पूरा लिख लेता हूँ। आ प्लस गम, लेप में क्या ऐड होगा? यह ऐड होगा। जोड़ लो इसको, क्या बन गया? आगम्य, म आधा है। ठीक है, कभी कभी आगत्य भी लिखा हुआ आता है तो आगत्य भी राइट है, उसमें भी लेप प्रत्यय होता है। ओके, गद धातु होती नहीं है, गम धातु होती है। क्लियर होगी बात? अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा? इस आगच्छति की जगह आगम्य या आगत्य लिख लो, क्या बनेगा? भक्तः मंदिरम आगत्य या आगम्य पूजाम करोति। क्लियर होगी बात? ठीक, अब और देखते हैं तीसरा वाला सेंटेंस, फिर से क्लियर कर लेता हूं मैं, लास्ट में उत्तर बता दिए जाएंगे आपको। आपको समझना है क्योंकि एग्जाम में आपको बिना देखे करना है। क्या करना है? जो दूसरा पहला सेंटेंस है उसकी जो क्रिया है उसको हटा देना है और उसका पद परिचय कर लो थोड़ा। तो निरुपसर्ग है, माँ धातु हो गई आपकी, और कौन सा प्रत्यय जोड़ने की बात कर रहे हैं? तो प्रश्न ऑलरेडी बोल रहा है लेप प्रत्यय जोड़ना है, हम लेप प्रत्यय जोड़ेंगे। ठीक, ओके, तो यहाँ निर हो गया प्लस माँ और प्लस लेप प्रत्यय जोड़ेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा? यह। अब इसको जोड़ लो, ये रा आधा रा ऊपर चला जाता है, आप लोगों को पता है। तो क्या बन गया? निर्माय। ठीक है, अब सेंटेंस क्या बन जाएगा आपका? माता भोजनम निर्माय, है ना, निर्माय ले लेंगे, पुत्राय ददाति। बात समझ गए? दोनों सेंटेंस को मिला के एक सेंटेंस बनाना, बीच में से पूर्ण विराम वगैरह हटाते रहना। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? ओके, अगले सेंटेंस में देखो लिखा हुआ है सुरेश प्रातः उत्तिष्ठति देवम नमति। अब पहले वाले में देखो उत्तिष्ठति लिखा हुआ है, अब इसका पद परिचय करेंगे। ओके, तो इसका पद परिचय करेंगे, एक मिनट थोड़ी इंक ले लेते हैं। तो वही इसमें भी उत उपसर्ग हो गया आपका, है ना, स्था धातु है इसमें, उत उपसर्ग है, स्था धातु है, प्लस लेप प्रत्यय है। ठीक है, और लेप में पीछे यह रहेगा तो शब्द बनेगा आपका उत्थाय। ठीक है, तो अब यहाँ पे उत्तिष्ठति की जगह उत्थाय लिख के कर लेंगे आप लोग। क्लियर होगी बात? ओके, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को इस सवाल में करना क्या है। सिंपल सा चीज, सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ नहीं करना है। आप लोगों को पहले वाले सेंटेंस के अंत में जो वर्ब है उसको हटाना है, यानी कि उसका प्रकृति प्रत्यय कर लो और उसमें जो है लेप प्रत्यय जोड़ के आप लोग फटाफट जो है शब्द बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आप ये देखो, इसमें सुई जो है आपका उपसर्ग हो गया एक तरह से और क्री धातु हो गया, है ना, और लगाना क्या है हमको? लेप प्रत्यय लगाना है। तो बन जाएगा आप लोगों का सुई और क्री है तो क्री लिख लिया हमने, और लेप में पीछे क्या रहेगा? यह रहेगा, तो क्या बन गया? स्वीकृत्य। क्लियर हो रही बात मेरी? तो काम आसान है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो है ना ये सारे जो है सेंटेंसेस को करना है। ठीक है, ये इन सब के उत्तर है। ठीक है, तो ये हो गया स्वीकृत्य। देखो इनको क्लियर कर लेते हैं पहले।
ओके, थोड़ा फास्ट चलना है हमको क्योंकि और भी बहुत सारे प्रश्न, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आराम से करिएगा आप लोग। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं आपको फटाफट उत्तर बता देता हूँ। देखो दोनों सेंटेंस को जोड़ के बने हुए सेंटेंस है ना, एक एक करके देखो। यहाँ देखो प्रवेश्य बन गया, तो छात्र कक्षां प्रविश्य संस्कृतम पठति। यहाँ देखो आगत्य बन गया, यहाँ देखो निर्माय बन गया, मतलब पहले वाले की जो क्रिया है वो क्रिया को हटाया है, मतलब उसमें से लकार हटा दिया है। तो हमको लेप प्रत्यय लगाने के लिए क्या चाहिए होता है? उपसर्ग चाहिए होता है, नंबर एक चीज। दूसरी चीज क्या चाहिए होती है? धातु चाहिए होती है। तो प्रत्येक क्रिया का, और तीसरी चीज सब जगह लेप प्रत्यय लगना है, यानी कि लेप प्रत्यय लगेगा तो जब जोड़ेगा तो ये जोड़ेगा। तो सभी में से उपसर्ग निकालो, धातु निकालो और पीछे यह लगा लो, आपका लेप प्रत्यय जुड़ जाएगा। सीधा सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। ये देखो आगच्छामि जो है ना, फिर से देखो आ प्लस गम धातु है, और आ प्लस गम धातु का हमने पहले भी कर लिया था। तो यहाँ पे भी आगत्य आया हुआ है और यहाँ पे भी आगत्य आया हुआ है, ठीक है। विकृति आया हुआ है तो वी उपसर्ग का क्रिया धातु था तो विकीर्य बन गया। ओके, ऐसे अवलोक्य, अवलोकते था वर्ब, तो यहाँ अवलोक्य बन गया। क्लियर हो गई बात? तो कुछ नहीं करना है आपको, ये तीन चीजें करनी है। अगर बिना देखे एग्जाम में करना हो तो कैसे करोगे? आपको जो दो सेंटेंस जोड़ने के लिए बोले मान लो, तो क्या करना है, पहले वाले सेंटेंस के अंत में जो क्रिया दे रखी है उस क्रिया का थोड़ा सा पद परिचय करना। थोड़ा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमको पुरुष वचन में जाना ही नहीं है, हम लोग कोई टेंस थोड़ी बदल रहे हैं, हम लोग तो केवल लेप प्रत्यय लगा रहे हैं। तो क्या क्या करेंगे, एक तो उपसर्ग चाहिए था, एक धातु चाहिए और साथ में लेप प्रत्यय जोड़ना है, जैसा कि प्रश्न में बताया हुआ है। ठीक, तो सीधा सीधा हो जाएगा। ये सारे उत्तर आपके सामने हैं, खुद भी कर सकते हैं और उत्तर मैंने बता ही दिए। कोशिश करो आप खुद सीखो। अब सीख गए होंगे कुछ बच्चे आराम से, लेप प्रत्यय का प्रयोग कैसे करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। ठीक, यहाँ ध्यान दोगे। चौथे प्रश्न में क्या करना है समझो, ध्यान देंगे। प्रश्न कह रहा उदाहरणम अनुसारम उपसर्ग योजनेन कत्वा स्थाने लेप प्रत्यय प्रयोगम कृत्वा पदानी परिवर्तित। उदाहरण मैंने लिया नहीं इसमें, ठीक, फिर भी समझ लो। करना क्या है, कत्वा के स्थान पर लेप का प्रयोग करना है। अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा कि भाई कत्वा प्रत्यय और लेप प्रत्यय इन दोनों का प्रयोग कर या करके अर्थ में होता है, दोनों का मीनिंग तो सेम ही रहता है, लेकिन दोनों के प्रयोग में थोड़ा अंतर है। कत्वा में कत्वा डायरेक्ट धातु के पीछे जुड़ जाता है और लास्ट में त्वा शेष रहता है, लेकिन लेप जब किसी धातु में जुड़ता है तो उसके आगे उपसर्ग आना जरूरी है ना, और लास्ट में तो यह आएगा क्योंकि लेप में यह शेष रहता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ जो उपसर्ग दे रखे हैं उनका प्रयोग करना है, और जहां कत्वा प्रत्यय दिया हुआ है उसकी जगह वो उपसर्ग लगा के जो नया शब्द बनेगा लेप प्रत्यय लगने के बाद वो करना है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर एक चीज, तो जहां जहां ये कत्वा प्रत्यय जुड़ा हुआ है वो वाला शब्द जो है आप देखेंगे, उसमें से क्या करेंगे आप लोग जो है मूल धातु निकाल देंगे। जैसे पहला शब्द है गत्वा, गत्वा में मूल धातु कौन सी है, तो गम धातु है। ओके, अब ध्यान दो यहाँ पे गम धातु है। अब हमको क्या करना है, इसमें लेप प्रत्यय जोड़ना है। लेप प्रत्यय जोड़ेंगे तो आगे क्या आना चाहिए, उपसर्ग आना चाहिए। अब आगे जो है उपसर्ग, हम लोगों को जो सूटेबल उपसर्ग है वो वाला उपसर्ग लगाना है हम लोगों को। ठीक, तो हम लोगों को एग्जाम्पल में 4-5 उपसर्ग दे रखे हैं, उनमें से किसी एक उपसर्ग का प्रयोग करना है यहाँ पे। ठीक, तो देखते हैं कौन सा वाला उपसर्ग का प्रयोग करना है। तो देखो हमारे पास उपसर्ग भी है, धातु भी है और लेप प्रत्यय लगाना है हमको। अब आपको पता है लेप प्रत्यय लगेगा तो लास्ट में क्या जोड़ेगा, यह जोड़ेगा। धातु आपको आपके पास पड़ी है और उपसर्ग जो है इनमें से एक सूटेबल लेना है। ठीक, अब यहाँ मैंने देखो सेंटेंस क्या कह रहा है कि छात्र गृहं गत्वा भोजनम करोति, छात्र घर जाके भोजन करता है। और अगर मैं आगे इसमें सूटेबल उपसर्ग की बात करूं तो ये अगर मैं आ उपसर्ग लगा लूं मैं, ठीक है, तो इस आ उपसर्ग का लगाने के बाद आकर हो जाएगा जाकर की जगह, तो जाकर भोजन करता है मतलब घर आकर भोजन कर सकता है, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक, तो आगे आ उपसर्ग लग गया और गम धातु आपके पास ऑलरेडी है ही, और लेप प्रत्यय जोड़ेगा तो पीछे यह आ जाएगा। शब्द क्या बन गया, ऑलरेडी आपने देखा था आगम्य, है ना, आगत्य या आगम्य दोनों लिख सकते हैं। आपको ज्यादातर किताब में या आगत्य वर्ड ज्यादा मिलता है, तो आप लोग आगत्य शब्द का प्रयोग करें, है ना। आगत्य भी बनता है, आगम्य भी बनता है।
ओके, क्लियर हो गई बात? तो इंक क्लियर करता हूँ, थोड़ी देर में आपको उत्तर वैसे ही सारे पता चलने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो शालित्वा है ना, माता वस्त्राणी शालित्वा। अब देखो इसमें वही कत्वा प्रत्यय है, तो पहले तो धातु निकाल लो भाई, शाल धातु है, प्रत्यय कौन सा लगाना है, लेप प्रत्यय लगाना है। ओके, तो आगे उपसर्ग लगाना है हमको, एक उपसर्ग की आवश्यकता है ना। अब उपसर्ग जो है इनमें से ले लो, प्रक्षालन करना सुना होगा, मतलब धोना होता है तो प्र उपसर्ग है ना। ओके, आप जोड़ते हैं इसको, प्र और प्रक्षाल्य ला आता है ना, और लेप में क्या रहेगा, यह रहेगा, तो प्रक्षाल्य हो गया। क्लियर होगी बात? अच्छा देखो आगे, लिखित्वा कौन सा धातु है, लिख धातु है ना। प्लस कौन सा प्रत्यय लगाना है, लेप प्रत्यय लगाना है। ओके, तो कौन सा उपसर्ग ले लेंगे हम लोग, वी उपसर्ग लेंगे है ना। देखो ये उत और ये उप जो है पास में अर्थ में होता है, वी जो है लगाने से इसके मीनिंग में कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वी उपसर्ग, शब्द क्या बनेगा, वी लिखा आधा रखो, पीछे लेप का यह जोड़ देंगे, क्या बन गया, विलिख्य। ओके, अब देखो यहाँ देखो, रमा स्थित्वा गीतम गायती, स्थित्वा मतलब खड़े होकर है ना। तो ये जो आगे, अब इसमें से पहले शब्द निकाल लेते हैं, वो सॉरी धातु निकाल लेते हैं। तो इसमें स्था धातु है, ठीक है, और प्रत्यय कौन सा जोड़ना है, लेप प्रत्यय जोड़ना है। इसमें उत उपसर्ग का प्रयोग कर लेंगे, तो शब्द बन जाएगा उत्थाय है ना। क्या बन जाएगा, उत्थाय, पीछे यह जुड़ गया ना, स्थान में स का लोप हो जाता है, ठीक है। तो उत्थाय यानी कि खड़े होकर ही होता है उसका मतलब, है ना। ओके, लास्ट में देखो नत्वा जो है, कौन सा धातु है इसमें, नम धातु है। ओके, हमें क्या करना है, लेप प्रत्यय जोड़ना है, ठीक है, लेप प्रत्यय जोड़ना है। और लेप प्रत्यय जोड़ना, तो आगे जो है हमें एक उपसर्ग लगाना है। तो भाई देखो, प्रणाम करना सुना है ना, तो आगे प्र उपसर्ग जोड़ लो, क्या बन गया, प्रणम्य। क्या बन गया, प्रणम्य। प्रणम्य मतलब लेप का क्या शेष रहता है, लास्ट में यह रहता है, ठीक है। अब देखो लास्ट में कृत्वा बचा है, और कृत्वा में जो है धातु है क्री धातु, और हमको क्या करना है, लेप प्रत्यय जोड़ना है। ओके, और लेप प्रत्यय जोड़ेंगे तो आगे क्या चाहिएगा, उपसर्ग चाहिएगा, है ना। तो अब देखो यहाँ जो है संस्कृति लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि संशोधन करके, है ना। सम उपसर्ग है, आगे इसमें शायद एक परि उपसर्ग का भी था, इसमें डिलीट हो गया, ठीक है। तो परि भी ले सकते हैं और सम भी ले सकते हैं। तो अगर परि लेंगे तो बन जाएगा परिष्कृत्य। क्या बन जाएगा, परिष्कृत्य, यानी कि उसमें संशोधन करके कहने का मतलब। और सम लगा लोगे तो बन जाएगा संस्कृत्य। तो वही हो गया कि संशोधन करके। क्लियर होगी बात को? अब आपको आंसर बता देता हूँ फटाफट, ये इंक क्लियर कर लेता हूं मैं। ये सारे जो शब्द बन रहे हैं लेप प्रत्यय लगाने के बाद वो है, ठीक है। तो दोनों सवाल लेप प्रत्यय संबंधित है, चाहे दो सेंटेंस हो तो उसको जोड़ के एक सेंटेंस बनाना, तब भी लेप प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। और सेंटेंस में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग दे रखा हो तो कत्वा को लेप में कैसे बदलते हैं वो भी आप लोग समझ चुके हैं। बस दोनों का तरीका ध्यान रखना है आपको। क्या तरीका था, पहले वाले सवाल में क्या किया था हमने, जो दो सेंटेंस जोड़ने वाला था तो पहले वाला सेंटेंस में जो क्रिया थी उसको, उसका थोड़ा पद परिचय कर लिया, उसमें धातु कौन सी है, उपसर्ग कौन सा है, धातु कौन सी है, और प्रत्यय जो है हम लोगों को लेप लगाना है। तो ये तीन काम करते ही हमारा शब्द बन रहा था हम लोगों को, ठीक। इस सवाल में दिक्कत हम लोगों को कम हुई, क्यों दिक्कत कम हुई, क्योंकि इसमें ऑलरेडी उपसर्ग लगा हुआ था, तो हमको केवल पीछे यह ही ऐड करना था, है कि नहीं। देखो इसमें उपसर्ग लगा हुआ आ रहा था साथ साथ में, और धातु भी मिल रही थी, हमको केवल पीछे यह ऐड करना था। ये सवाल तो बहुत आसान हो गया, इसमें थोड़ा सोच समझ के करना, ठीक है। जनरली इसमें फिर थोड़ा उपसर्ग, सूटेबल उपसर्ग लेना होता है, तो आप लोग आराम से पढ़ के फिर करिएगा। वैसे उपसर्ग सीमित ही है, तो आराम से आप कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसके उत्तर ये थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, अब ये वाला प्रश्न जो है तो इजी, तो
इसमें करना यह है कि भाई आपको उपयुक्त पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत, जनरली तो आपको शब्द दिए हुए आते हैं, है ना, सवाल के अंदर। अब न्यू वर्ल्ड में फिर भी ध्यान रखना कि भाई आपको सूटेबल शब्द बनना है जो किताब के अंदर कहीं ना कहीं आया हुआ होगा। ठीक है, तो सर्वे एक चित्त भूय उड़ियता, ये यहाँ सूटेबल शब्द आएगा आप लोगों का जालम आना है कि सब लोग जो है एकजुट होकर जाल को लेके उड़ जाते हैं। तो सेंटेंस थोड़ा अनुवाद करोगे तो सूटेबल शब्द पकड़ सकते हो। जाल अपहारकान तान खल जगह पश्चात आधावन, यानी कि जो जाल को अपहरण करके ले जा रहे थे उनको अवलोक्य पश्चात आधावन, उनको देख कर पीछे दौड़ता है। शिकारी दौड़ता है ना जब वो लोग जाल लेके निकल रहे होते हैं। अस्माकम मित्रम खल जगह नाम मूसकराज गंडकी तीरे चित्र बने निवसती, तो अब यहाँ पे नाम बोला है तो उससे पहले नाम आएगा, क्या नाम था उसका, हिरण्यक। आगे ओके, ऐसे कैसे नेक्स्ट वाले में क्या करना है, हिरण्य कह कपूता नाम खाली जगह चकिता तुष्टिम स्थित, वो चुपचाप रह गया था अवपात भयात, इसमें सब जगह सूटेबल है ना। यह तो ही विपद काले विस्मयम है ना, विस्मय का पुरुष लक्षणम, यानी कि जो छोटे हुए सूटेबल शब्द है तो आप सेंटेंस पढ़ के करेंगे, वैसे तो जनरली आपको ऑप्शन दिए हुए होते हैं। ठीक है, शब्द कौन सा बनना है तो सेंटेंस पढ़ोगे तो आराम से कर सकते हैं। ओके, अब ये वाला सवाल भी तुम्हारा जो है ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी ही है, बस थोड़ा अच्छे से समझना है। ठीक है, कि भाई कुछ शब्द दिए हुए उनका मिलान करना है। जैसे पहला शब्द क्या है, विकीर्य। अब पहले चीज तो ये आप थोड़ा इन शब्दों का मीनिंग जान लोगे ना तो इसके सही शब्द से मिलान कर लोगे। देखो विकीर्य का मतलब हो गया बिखेर कर, है ना, तो क्या बिखेर कर, चावलों के दाने, तो विकीर्य का मिलान किससे हो गया, टंडोल का नाम। तो मीनिंग जानो तो अपने आप पता चल जाएगा मिलान किससे करना। देखो क्या कह रहा है, विस्तीर्य, विस्तीर्य का मतलब हो गया फैला कर, क्या फैला कर, जालम, ठीक है नहीं। फिर देखो क्या कह रहा है, अवतीर्य, अवतीर्य का मतलब क्या हो गया, उतर कर, कहाँ उतरे थे भाई, भूमो, भूमि पर। अवलोक्य, अवलोक्य का मतलब हो गया देख कर, क्या देख कर, जाल अपहार कान, यानी कि जो जाल लेके कबूतर उड़ रहे थे उनको देख कर वो फिर पीछे दौड़ा था। इससे पहले वाले सेंटेंस में देखा तुमने। फिर देखो क्या कह रहा है, एक चित्ती भूय, एक चित्त होकर, एकजुट होकर क्या करे, उड़ियता। समझ गए, इजीली कर सकते हो, बस शब्द का मतलब ध्यान रखना। और लास्ट वाला बच गया आप लोगों का, तद्वचनम से हो गया। यहाँ देखते हैं सही मिलान किए कि नहीं किए, देख लो आप लोगों के सामने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो, वैसे तो आपके सामने उत्तर पहले आ गए है ना, लेकिन ध्यान दो ये उत्तर बने कैसे। सीधी सिंपल सी बात कह रहा हूँ, उत्तर सामने लिखे हैं लेकिन उत्तर बने कैसे वो समझो। समास आप लोगों को थोड़ा बहुत ब्रिज दोष में एक आइडिया मिल गया था, है ना, बहुत सारी चीजें थी, है ना, कि भाई 6 समास होते हैं। एक होता है अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो, तो जब विग्रह करते हैं तो अव्यय संबंधी अर्थ साथ में रहता है। ठीक है, दूसरा हो गया था द्विगु समास, तो उसमें एक पद संख्यावाची होता है। जब विग्रह दिया हुआ हो, शब्द बनाने के लिए गए, समास करने के लिए गए, तो कुल मिला के आपको संख्या और समाहार शब्द दिखता है। तो यहाँ कहीं संख्या और समाहार नहीं दिख रहा है, ना ही कोई अव्यय के अर्थ दिख रहा है। जैसे अव्यय भाव में देखा था ना, प्रति आया हुआ है, तो प्रति मतलब हो गया रिपीटेशन हो गया, तो प्रति 2 बार आता है, तो कहीं विग्रह में प्रति 2 बार भी नहीं दिख रहा है। मतलब एक आइडिया दे रहा हूँ, जैसे उपसर्ग लगा हुआ होता और विग्रह दिया हुआ होता तो कहीं ना कहीं समीपम लिखा हुआ होता। ये जो विग्रह दे रखा है ना उसमें कहीं ना कहीं समीपम आता, तो अव्यय भाव भी नहीं है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है तत्पुरुष समास के। अब तत्पुरुष समास के बारे में जान लेते हैं क्या। तत्पुरुष समास में क्या है कि जो आपके शब्द दिए हुए होते हैं उनमें कोई ना कोई कारक के चिन्ह का लोप होता है। अगर मैं हिंदी की बात करूं, ठीक, जैसे अगर हिंदी की बात करूं मैं, मान लो रणवीर लिखा हुआ है ना, रणवीर, रणवीर एक साथ है, मतलब हो गया रण में वीर, है ना, रण में वीर। तो अब कोई ना कोई कारक चिन्ह छिपा हुआ है ना, या में चिन्ह आया हुआ था, मतलब क्या हो गया, पहले वाले शब्द में अलग विभक्ति है और दूसरे वाले में अलग है ना। तो हमको करना क्या है, जो पहले वाला शब्द है ना उसको देखना है
और उसमें से विभक्ति हटा के मूल शब्द को दूसरे शब्द के साथ जोड़ देना सीधा सीधा। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कार्य कुशल लिखा हुआ, कार्य कुशल, ये विग्रह है ना, दोनों शब्दों में अलग अलग विभक्ति है। तो यहाँ कार्य में सप्तमी विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है। अब हमें समास करना, समास करना मतलब दोनों शब्दों को जोड़ के एक साथ लिखना है। तो दोनों शब्दों को एक साथ जोड़ने के लिए, समास करने के लिए पहले वाले शब्द में से विभक्ति हटा देंगे। तो मूल शब्द क्या बच गया, कार्य, कार्य से तो सप्तमी विभक्ति लगे, कार्य बना था। ओके, और दूसरा शब्द क्या है, कुशल, इसको इसके साथ लगा दो, क्या बन गया, कार्य कुशल। क्लियर हो गई बात। तो यही काम आपको यहाँ करना है, ऑलरेडी उत्तर दिए हुए, लेकिन यही करना है। यहाँ पे हो क्या रखा, देखो क्या लिखा, गंडक्याः तीरम, यहाँ गंडक्याः षष्ठी विभक्ति लगी है ना, लेकिन यहाँ पे मूल शब्द क्या था, गंडकी था। गंडकी में षष्ठी विभक्ति लगा के क्या बन गया, गंडक्याः। तो विभक्ति हटाओ, मूल शब्द लिखो और दूसरा शब्द साथ में जोड़ लो, क्या बन गया, गंडकी तीरम। ऐसे कैसे, देखो दूसरा वाला देखो, टंडुला नाम कणाः, है ना। तो टंडुला नाम कणाः, इसका समस्त पद बनाना है, समास युक्त पद बनाना है। तो टंडुला नाम में से विभक्ति हटा दो और दूसरे के साथ जोड़ दो। तो मूल शब्द क्या था, टंडुल, मूल शब्द क्या था, टंडुल। तो टंडुल में से, टंडुला नाम तो षष्ठी विभक्ति होती है, रामा नाम, टंडुला नाम, है कि नहीं। तो उसमें से विभक्ति हटा के मूल शब्द लिख लो टंडुल, और दूसरा शब्द जोड़ दो, क्या लिखा, कणाः। क्या शब्द बन गया, टंडुल कणाः। ओके, आगे देखते हैं, जालस्य अपहार का। अब आप लोग समझ गए होंगे, जालस्य में षष्ठी विभक्ति लगी है, तो मूल शब्द क्या है, जाल। तो विभक्ति हटा दी, जाल, और दूसरा शब्द क्या लिखा हुआ उसको जोड़ लो, अपहार कान। अब ध्यान दो, यहाँ जाल में अ है और आगे भी अ है, तो दीर्घ संधि कर सकते हो। जाल, क्योंकि एक शब्द बनाना है तो हम लोगों को संधि करनी पड़ेगी, अपहार का, है ना। ये तो तभी होता है जब आगे स्वर होता है, जनरली नहीं होता। क्योंकि देखो अगर इसको एक साथ ऐसे लिखोगे तो ये अपने आप ही ओड लग रहा है, तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ है। ऐसे जुड़ा हुआ शब्द नहीं आता है बीच में, है ना। स्वर होता है तो वो स्वर उसमें जुड़ जाता है। तो ल में अ है और आगे भी अ है, तो यहाँ आ की मात्रा हो गई, जाला पार खा हो गया। अब देखो फिर से देखो, औपातात भयम, तो पंचमी विभक्ति आई हुई है, तो मूल शब्द क्या हो गया, औपात, है ना। पंचमी विभक्ति हटा दो, मूल शब्द हो गया औपात। अब जिसको विभक्तियां आइडेंटिफाई करना आता है, मूल शब्द हो गया औपात, वो तो आराम से कर लेगा। और दूसरा शब्द जोड़ लो, भयम। ओके, का पुरुषा नाम लक्षणम, देखो नाम आया षष्ठी विभक्ति, तो का पुरुष मूल शब्द हो गया, का पुरुष, और पीछे लक्षणम जोड़ दो, बहुत इजीली कर सकते हो। ओके, तो ये तो एक बात होगी, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी लिखा है, अब इसको समझते हैं। तो ये तो समझ गए ना, क्या करना है आपको, पहले वाले शब्द में से विभक्ति हटा दो और दूसरा शब्द एज इट इज जोड़ दो। विभक्ति हटाना मतलब क्या हो गया, मूल शब्द जो है वो आपको लिखना है और उसके साथ में जो दूसरा शब्द है उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, जैसा है वैसा लिख लो। ओके, तो दोनों शब्द जुड़ के समस्त पद बन जाएगा। यहाँ तक पुरुष समास है। ओके, अब दूसरे की बात करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है तस्मिन और मैंने लिखा है गंडकी तीरे। यहाँ गंडकी तीरम था और यहाँ मैंने गंडकी तीरे लिखा है, कुछ नहीं किया मैंने। आपको तत् शब्द की विभक्तियां अगर याद है तो आप उत्तर लिख सकते हैं आराम से। अब तत् शब्द आप लोगों को मैंने बता रखे हैं, अगर नहीं बताया तो आप लोग प्रश्न निर्माण वाले मेरे वीडियोस को देखना, उसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। किम शब्द प्रश्न निर्माण के लिए कितने जरूरी है वो भी समझ में आ जाएगा, और उनसे कैसे आप सर्वनाम शब्द जो तत् शब्द और एतत् शब्द होते हैं वो याद कर सकते हो। ठीक, क्या करना है आपको, ये जो तत् शब्द दे रखे हैं इसमें जो विभक्ति है वो विभक्ति लगा के इनके साथ में लिखना है। ठीक, तो यहाँ गंडकी तीरम लिखा हुआ था, लेकिन तस्मिन में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है। तस्मिन में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति। तो गंडकी तीरे, गंडकी तीरम जो लिखा हुआ ना उसमें सप्तमी विभक्ति लगाओगे तो क्या बन जाएगा, गंडकी तीरे। अब देखो तान, रामम रामौ रामान, द्वितीय विभक्ति होती है रामम रामौ रामान, यानी कि आ की मात्रा और न हलंत किस में आता है, तान आया ना, मतलब द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। क्या है, द्वितीय विभक्ति का ये बहुवचन है।
तो आपको क्या करना है, जो तंडुलकणाः लिखा हुआ है ना, तो भाई मूल सब तंडुलकण था, प्रथमा का बहुवचन दे रखा है, तो अब यहाँ पे ये तान में द्वितीय विभक्ति है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति का कौन सा वचन, बहुवचन, तो इसमें द्वितीय का बहुवचन लगा के लिखना है, जो आपका हो जाएगा तंडुलकणाः। समझ गए? ऐसे कैसे, देखो फिर से तान है तो द्वितीय का बहुवचन ही हुआ, तो इसमें भी द्वितीय विभक्ति लगा के लिख लो, जाल अपहार कान। क्लियर हो गई बात? तस्मात् पंचमी विभक्ति है, इसकी पंचमी विभक्ति क्या हो जाएगा, अवपात भयात। समझ गए? और तस्मिन में फिर से वही सप्तमी विभक्ति है, और सप्तमी का एक वचन है, तो का पुरुष लक्षण है। बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया होगा आप लोगों को? कुछ एडिशनल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रख के करना है। ओके, चले आगे। अब ये 8वां प्रश्न लास्ट प्रश्न है, इसकी बात कर लेते हैं, ध्यान दे दो। अब देखो संधि आप लोगों का ये अलग से एक डीप टॉपिक होता है, ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि भाई इस पेज से ही आप थोड़ा बहुत एक मतलब विच्छेद कर पाए एटलीस्ट, है ना। संधि करना और विच्छेद करना दो टाइप के प्रश्न होते हैं संधि में। अगर किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कुछ एग्जाम्पल्स के संधि विच्छेद वो डायरेक्ट कर सकता है। कैसे कैसे कर सकता है मैं बता देता हूँ आपको। पहले हम लोग विसर्ग संधि के एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं राइट लगा रहा हूँ, सारे विसर्ग संधि के एग्जाम्पल, पहले हम लोग उनका विच्छेद करना सीखेंगे, ठीक, ताकि हमको क्लियर हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। मैक्सिमम एग्जाम्पल आपके विसर्ग संधि के हैं। ओके, आप ध्यान दो, विसर्ग संधि होती है तीन। एक होती है सत्व विसर्ग संधि, एक होती है उत्व विसर्ग संधि, और एक होती है रुत्व विसर्ग संधि। आप ध्यान से समझो कि चीज को। आप मैं डिटेल तो बता नहीं रहा हूँ, अगर आपको फिर भी संधि समझ नहीं है तो ग्रामर की मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर विसर्ग संधि वाला वीडियोस देखना, आपको मैं जो बता रहा हूँ सब क्लियर हो जाएगा। अब बात यह है कि भाई हमें नियम जो है जानने होते हैं, नियम पूरी जानकारी होनी चाहिए संधि कोई भी करने के लिए। लेकिन अगर संधि करते हैं तो हमें अच्छे से नियम आने चाहिए पूरे। विच्छेद करने के लिए हम लोग कुछ अगर जानकारी रखते हो तो विच्छेद थोड़ा इजीली कर सकते हैं। ये तीनों ही विसर्ग संधि है। सत विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग की जगह स हो जाता है ना। और विसर्ग की जगह स होता है तो तीन टाइप के स है, वो तीनों स होता है विसर्ग की जगह। कभी ये वाला होता है, कभी ये वाला होता है, कभी ये वाला होता है, ठीक। तो सत्विसर्ग संधि का अगर कोई एग्जांपल होगा तो उसके बीच में तीनों स जो है उनमें से कोई भी एक स आधा दिखाई देगा आप लोगों को। अगर उत्विसर्ग संधि है तो आपको बीच में कहीं ना कहीं ओ की मात्रा दिखाई देगी। अगर उत्विसर्ग संधि है तो आपको र या तो आधा दिखाई देगा या फिर पूरा। पूरा मतलब उसमें जो भी कोई स्वर जुड़ा हुआ हो सकता है। मैं तो यहाँ लिख सकता हूँ र प्लस स्वर, मतलब उसमें स्वर की मात्रा होगी। तो अब देखते पहले कि यहाँ पे सत्विसर्ग संधि के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो देखो यहाँ ये जो नमस्ते लिखा हुआ है उसमें आधा सा आया हुआ, यहाँ उपायस चिंतनीय है यहाँ पे भी आधा सा आया हुआ, व्यादस तत्र यहाँ पे भी आधा सा आया हुआ, और यहाँ पे देखो अतस्त्वाम में भी आया हुआ और कश्चित में भी आया हुआ है, ठीक। तो कितने एग्जाम्पल हो गए, 1 2 3 4 एग्जाम्पल ये हो गए। अब ध्यान दिया आपने कि भाई सर हमने तो आपने बताया वैसे सत्विसर्ग संधि को पहचान लिया। अब पहचान लिया तो क्या करना है, आधा सा आया हुआ है ना, आप क्या करोगे, इस स को हटा के स जिस शब्द के बाद में था उस शब्द के पीछे विसर्ग लगा लो। जैसे ये नमस्ते है, मैं पहले इसको कर लेता हूँ नमस्ते। अब आधा स कहाँ है, म के बाद में, तो भाई स को हटा दो और म के बाद में विसर्ग लगा दो, प्लस लगा दो और दूसरा शब्द जो बचा हुआ लिख लो। क्या बन गया, नमस्ते। ये वाला देखो लिखा हुआ है व्यादस तत्र, है ना, व्यादस तत्र। फिर से देखो बीच में स आया हुआ है, किसके बाद आया हुआ, ध के बाद आया हुआ, तो ध के बाद ये स हटा के विसर्ग लगा दो, है ना, व्यादह प्लस तत्र। बहुत इजी है, विच्छेद तो कर ही सकते हो, है ना। फिर देखो यहाँ पे अतस्त्वाम आया हुआ है, तो फिर से वही चीज करो अतस्त्वाम। तो देखो भाई आधा सा कहाँ आया हुआ है, त के बाद आया हुआ, तो त के बाद ये स हटा दो और विसर्ग लगा दो और दूसरा शब्द जो बचा हुआ है उसको लिख लो अतस्त्वाम। बात समझ रहे हो मेरी, क्या कर रहे हैं हम लोग, आधा सा हटा रहे हैं, विसर्ग लगा रहे हैं, प्लस लगा के बचा हुआ सब पीछे लिख रहे हैं। क्लियर। अब यहाँ देखो कश्चित, तो फिर मैं यहाँ लिख लेता हूँ कश्चित, ये ऐसे लिखा हुआ होता है, शंकर वाला सा होता है इसमें। तो क के बाद में स है तो स हटा दो, विसर्ग लगा दो, पीछे क्या बच गया चित। कितना इजी है।
ये 10-12 एग्जाम्पल है, उसमें से 4-5 तो आपने ऐसे कर लिए। तो शब्दविषयक संधि वाला आपको आइडिया हो गया। मैं ये इंक क्लियर कर रहा हूँ, लास्ट में आपको आंसर बता ही दूंगा वैसे भी, लेकिन आप खुद से करना सीखो। खुद से करना क्यों कह रहा हूँ मैं, कि भाई एग्जाम में आपको करना है ये, ठीक है। ओके, अब दूसरी बात करते हैं। शब्दविषयक संधि हो गई। अब देखते हैं कि और कौन सी विषयक संधि का उदाहरण दे रखा है, ठीक है। तो भाई मैं फिर से इंक पे मार्क कर लेता हूँ कौन कौन से विषयक संधि के थे। अब जो हो रखे उनको नहीं कर रहा हूँ, ये हो गया, ये हमको नहीं चाहिए, ये भी हो गया, ये भी 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 नहीं चाहिए। मतलब हमने जो है बिना कुछ ज्यादा डिटेल में गए 5 कर लिए इसमें से। ओके, तो सत्विषक संधि होती है जिसमें बीच में स दिखाई देता है, दूसरी होती है उत्विषक संधि, और तीसरी होती है ऋत्व। इसमें ऋत्व का कोई एग्जांपल मुझे नहीं दिख रहा है, तो ऋत्व की बात नहीं करते हैं ना, टाइम खराब नहीं होगा अपना। उत्व की बात कर ले, तो जहां उत्विषक संधि होती है वहां पे बीच में हमको ओ दिखाई देगा, ठीक। और ध्यान रखना, ओ के बाद में अगर एस टाइप, ये एस भी दिखता है कभी कभी, ये एस जो है वो होता है अ। तो ओ की मात्रा में सॉरी, ओ की मात्रा के बाद ये एस वाला आ दिखे, अवग्रह वाला आ बोल रहे, तो भी उत्विषक संधि है ना। और क्योंकि स्वर इसलिए सट के लिखते हैं, जब व्यंजन होते हैं तो पीछे सिर्फ ओ की मात्रा दिखती है, शब्द अलग अलग भी दिख सकते हैं। आप जैसे प्रैक्टिकल ये 2 शब्द दिख रहे हैं, लोगों को लगेगा कि संधि नहीं है, यहाँ पे भी संधि है, ठीक। तो हम पहले क्या करते हैं, जहां एस वाला आ है उसको देख लेते हैं, बाकी तो अपने आप पहले पड़ ही जाएगा, ठीक। यहाँ देखो, चित्रग्रीवो अवदत्त दिख रहा है, ये ओ की मात्रा है और ये एस वाला है। तो क्या करना है आपको, जो पहले वाले शब्द में ओ की मात्रा तक जो शब्द है वो लिख लो बिना ओ की मात्रा के, है ना। मतलब ओ की मात्रा हटा के शब्द को लिखेंगे। पहला शब्द क्या हो गया, चित्रग्रीव, ओ की मात्रा हटा दी, ओ की मात्रा हटा के आप लगा लो विसर्ग, और बाकी वाला शब्द को अलग करके लिख लो। तो ये जो एस टाइप अ दिख रहा है, इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिख लेंगे अ। क्या हो गया, अवदत्त। क्या किया हमने, इस एस वाले अ से पहले जो ओ की मात्रा थी उसको हटा दिया, यानी कि सिंपल सी चीज है, बीच में से ओ की मात्रा हटा के विसर्ग लगाना है। और अगर एस दिख रहा है तो वो अ के ओरिजिनल रूप में लिखेंगे। ऐसे कैसे, देखो इसमें भी देखो, ओ की मात्रा के साथ में ये दिख रहा है, तो हमको ये ओ की मात्रा हटा के क्या करना है, विसर्ग करना है। क्या हो जाएगा, बालकः, हट गई ओ की मात्रा, और ये एस वाला जो है उसको उसके ओरिजिनल रूप में लिख लो अत्र, ये भी हो गया, ठीक। अब यहाँ पे ओ की एस वाला आ तो है, लेकिन ये ए है, ओ की मात्रा नहीं है, तो इसको बाद में देखेंगे हम लोग, ओके। और देखो कहाँ, ये वाला, फिर देखो, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ओ की मात्रा हटा देंगे, हिरण्यकः, और विसर्ग लगा देंगे, और ये जो अ है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे अपियाह लिखा हुआ, इसको और करेंगे अभी, फिलहाल के लिए इसका एक भाग बता दिया मैंने, ठीक। ओके, तो एस एस वाले तो सारे हो गए, है ना। ये नहीं किया क्योंकि यहाँ पे ओ की नहीं, एक की मात्रा थी, ठीक है। अब ध्यान दो, तो एस वाला आ है वो तो समझ गए। अब देखते हैं कि भाई बिना एस वाले ओ की मात्रा आए तो क्या करना है, ये तो स्वर था ना। अब ये देखो, यहाँ ओ की मात्रा तो है लेकिन आगे एस नहीं है, तो भी हमको वही काम करना है, ओ की मात्रा तक लिख लो, मूसक राजो लिखा हुआ है ना, तो क्या बन जाएगा, मूसक राजः। और दूसरा शब्द हमको छेड़ना ही नहीं है, गंडकी तीरे लिखा हुआ है तो उसको लिख लो गंडकी तीरे। इसमें तो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, खाली ओ की मात्रा हटा के विसर्ग लगाना है। तो दोनों, चाहे एस वाला दिखे या ना दिखे, जहां ओ की मात्रा है उसको हटा के विसर्ग लगा लो, और दूसरे वाले शब्द को लिख लो एज इट इज। अगर एस वाला अ है तो उसको अ के ओरिजिनल फॉर्म में लिखना, बस इतना सा अंतर है दोनों में। क्लियर हो गई बात। तो आप देखो, ये भी हमने कर लिया, ये भी कर लिया, ये आता क्या, आगे एक संधि और है उसकी बात बाद में करेंगे, ठीक। और ये वाला भी हमने कर लिया, ये वाला भी हमने कर लिया, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देख लो 9 कर लिए, कोई नियम नहीं रखा हमने अभी तक। चले आगे, अब और बात करते हैं, ठीक है, ध्यान दो। अब बात करते हैं, जो हमने नहीं चाहिए वो हम क्रॉस मार लेते हैं, ठीक है। ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। कितने करने हम लोगों को, 1 2 और 3 करने हैं, ठीक। एक संधि होती है यण संधि,
ठीक है। यन संधि में क्या होता है, स्वर संधि का भेद है। यन संधि में क्या होता है कि भाई पहले वाले शब्द के अंत में ई हो, ऊ हो, री हो या फिर री हो, और उसके बाद में असमान स्वर आए तो हम लोगों को ई को असमान स्वर आए तो ई की जगह यह करते हैं आधा, ऊ की जगह व करते हैं आधा, री की जगह र करते हैं आधा, और री की जगह ल करते हैं आधा। तो यहाँ जो आपके यन संधि के एग्जाम्पल है वो केवल यह वाले हैं, है ना। ओके तो बीच में कहीं ना कहीं यवर अल्लाह दिखाई देंगे तुमको। यवर अल्लाह से जस्ट पहले वाला वर्ड आधा दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे यह है उससे पहले त आधा है। तो आपको यही करना, जब ये ई है ई की जगह यह करते हैं, है ना, जोड़ते वक्त, तो जब विच्छेद करेंगे तो इस या को हटा के दोबारा ई लाएंगे। अभी ये मैंने शॉर्ट में बताई है, जब ग्रामर की बात करेंगे तो संधि टॉपिक अलग से मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे होता है, ठीक। तो अब हमको क्या करना है, इस या को हटा के ई लाना है। तो पहले तो हम लोग ई ता लिख लेंगे और या को हटा के क्या लाएंगे, ये आया हो ना, या को हटा के हमको ई लाना है। अच्छा यह आता है तब कैसा होता है, आता होता है मतलब इसमें कोई स्वर जुड़ा हुआ है, देखो इसमें आ जुड़ा हुआ है, तो इस आ को भी बाहर निकालना और पीछे जो बचा हुआ उसको लिख लो कर्ण्य। तो आकर्ण्य पीछे बच गया। अब ता आता है, ये ई में सॉरी ता जो है इसमें ई जुड़ जाएगा, क्या बन गया, इति प्लस आकर्ण्य, ये यन संधि है आपके, ठीक है। ओके तो ये एक चीज क्लियर हो गई। और कहीं पे बीच में यह दिख रहा, तो यहाँ देखो बीच में यह दिख रहा। अब इस सवाल इसको करते हैं पहले, क्योंकि हमने किया नहीं था ना, भोजने अपि अप्य प्रवर्तनम, है ना। आप ध्यान दो, पहले तो इसको देख लेते हैं। तो भोजने उसको ऐसे कैसे रखना, भोजने एक ही मात्रा है तो एक ही मात्रा रखनी है। हाँ अगर ओ होता तो हटाते, लेकिन एक ही मात्रा नहीं छोड़नी। ये जो है आपकी पूर्ण रूप संधि है, ओके। प्लस ये जो ऐसा वाला अ है उसको पूरा लिखना अ। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक संधि और हो गई, तो अब कब का आधा हो गया, यह आया हुआ, यह किसकी जगह आता है, ई की जगह आता है, अभी बताया था, ठीक। इस या को हटा के वापस ई लाना है, मैंने लिख लिया ई, ठीक है। मैं ब्लैक विंडो व्हाइट विंडो ले लेता हूँ ताकि आपको और स्पष्ट हो। यहाँ देखो मैं इस शब्द को और लिख लेता हूँ, भोजने अपीय प्रवर्तनम, ठीक है, थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा आप लोगों को। तो पहले वाले को तो कुछ नहीं करना, भोजने लिखा हुआ है भोजने रखो, है ना। एक ही मात्रा के बाद अगर ऐसा आया हुआ है तो उसको एक ही मात्रा को नहीं हटाना, अगर ओ होता तो ओ को हटा के विसर्ग लगाते। तो जब विच्छेद कर रहे हैं तो एस वाले आ की जगह जो ओरिजिनल आ लिख लेंगे। प आधा है, यवर अल से पहले आधा वर्ण हो तो यन संधि होती है। अच्छा यह किसकी जगह आता है, ई को हटा के यह आता है, और यह आधा होता है, तो इस यह को हटा के वापस ई लाना है, तो ई ले आए। अच्छा जब यह आया था तब कैसा था, आधा था, यहाँ तो पूरा दिख रहा है, मतलब इसमें आ जुड़ा हुआ है और पीछे प्रवर्तनम लिखा है, तो शब्द हो गया अप्रवर्तनम, ठीक। अब थोड़ा और विच्छेद को क्लियर करो, यहाँ भोजने है, मतलब पूर्ण शब्द बचना चाहिए, आधा अधूरा नहीं। भोजने प्लस आ और पा के अंदर ये जुड़ गया तो अपि प्लस अप्रवर्तनम, क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से इसमें तीन शब्द है ना। तो तीन शब्द भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, हमको संधि आती है तो हम आराम से पकड़ सकते हैं। ओके आगे और कौन सा बच गया था वो देख लेते हैं। तो ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया हमारा, और केवल ये वाला शब्द बचा हुआ है, ठीक। अब यहाँ देखो, यहाँ दीर्घ संधि है, धैर्यम मथा अभ्युदय, है ना, ठीक है। आप अ प्लस अ बराबर आ हो रखा, इसके उत्तर देख लेते हैं। थोड़ी मैं अंक क्लियर कर लेता हूँ, आप लोगों को थोड़ा और स्पष्ट हो जाएंगे। तो ये आप लोगों के सारे उत्तर यहाँ आप लोगों के सामने हैं। मैं चाहता तो डायरेक्टली उत्तर बता के कब का खत्म कर लेता, ठीक है, लेकिन आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिल गई होगी, है ना। संधि के बिना नियम पढ़े भी हमने विच्छेद कर लिया है और एकदम सही से विच्छेद हुए अपने, है कि नहीं, बहुत आराम से कर लिए, ठीक। तो भाई ये था आप लोगों का दूसरा पार्ट, जिसके आज प्रश्नोत्तर भी कंप्लीट हो गए। बहुत जल्द हम लोग तीसरे पार्ट की ओर भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।